अपन बात कर रहे थे रिंग एक्सपेंशन के बारे में। रिंग एक्सपेंशन जो है उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल जो है वो बता दिया था, बाकी कुछ एग्जांपल्स और है। जैसे अपन ने जो 4 के रिंग है उसको एक्सपेंस कर लिया था, एक 5 की रिंग जो है उसको भी अपन एक्सपेंस कर लेते हैं। फिर अपन जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं उनकी रिंग को एक्सपेंशन करके देखेंगे। तो जैसे अपन बात करें अपने पास में ये 5 की रिंग है और यहाँ पर ये CH2 है। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि अपन को क्या करना होता है, ये 1 नंबर पोजीशन दे दिया और ये 2 नंबर पोजीशन दे दिया। तो मैंने आपसे कहा था पहला काम आपको करना है कि 1 और 2 का बॉन्ड हमको क्या करना है, तोड़ना है। उसके बाद दूसरा काम करना होता है 2 को पॉजिटिव से जोड़ना है और तीसरा मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव को 1 से जोड़ो। यही काम अपन को इसमें करना है। तो इसको जब आप करोगे तो किस तरह से एक्सपेंशन होगा देख लीजिए। यहाँ पर अब ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ ले जाओगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ CH2 है और ये बॉन्ड यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, और इसको लाएंगे अपन कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आ गया पॉजिटिव। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे ये अपन को 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाएगी जो कि क्या है, स्टेबल है। तो 5 से अपन को क्या मिलेगी, 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। ये अपन ने पहले 4 में देख लिया था, फिर 5 में देख लिया। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे, अपन ने 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड की बात कर ली थी। अब अपन बात करेंगे ऐसे रिंग्स जिनमें 6 होंगे या 3 मेंबर होंगे, उनको अपन कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे अपने पास में है ये कोई 3 मेंबर्ड रिंग है और इस पर ये ग्रुप जो है वो क्या है, पॉजिटिव लगा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो है फर्स्ट है और ये वाला क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलो अपन पहले उसको कर लेते हैं 6 मेंबर वाले को। इस 6 मेंबर में कैसे होगा, ये तो इसमें क्या है, ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा, जैसे अपने पास में है ये CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर इसमें OH है। मैंने कहा था ग्रुप जो है वो 2 हो सकते हैं आपके पास में, ग्रुप हो सकते हैं या तो OH या फिर मिथाइल। ठीक है, तो अपन यहाँ वही बात कर रहे हैं। ये अपना हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पर ये कंडीशन है। अब ये ऐसे रहेगा, ये CH2, ये पॉजिटिव और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, OH। ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ गया, ये यहाँ से ये और ये चले गया इस जगह। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो हम इसको ऐसे बना देंगे, यहाँ OH और ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये जिसमें जी ग्रुप होता है उसमें ये रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि
रिंग एक्सपेंशन होता है। फटाफट लिखें। चलो अब हम बात करते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि पहले तो रिंग जो है वो लोअर मेंबर्स की रिंग जो है वो हायर मेंबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो हायर मेंबर की जो रिंग है वो लोअर मेंबर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए, ये एक 4 मेंबर की एक रिंग है, ये 3 में कन्वर्ट होगी। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पर हम क्या करें कि ये जो एज है इसको तो ले जाए यहाँ पॉजिटिव पे, और ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये सेकंड कार्बन हो गया। इस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करके लगा दो, कहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है? तो देखिए कैसे आएगी ये स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से आएगी कि ये हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई। ये बॉन्ड अब ऐसे हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ है, और ये जो है ये ऊपर निकल गया ऐसे, ठीक है। और ये पॉजिटिव जो है यहाँ इस पर आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, और इसमें मिलता है डांसिंग रेजोनेंस, इसलिए स्टेबल होता है। तो इट्स स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। इसी तरह इसमें हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एच है इसको आप यहाँ ले जाओ, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। तो देखिए किस तरह से होगा ये, यहाँ पर ये इस तरह से है। अब ये वाला जो बॉन्ड था ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और इस पर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अपन सही अरेंज करेंगे तो ऐसी बन जाएगी स्ट्रक्चर। ये आ गया CH2 पॉजिटिव, और अब ये रिंग स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। 6 नंबर की रिंग आ गई। यानी रिंग स्टेबिलिटी आ गई। तो फटाफट आप ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको फटाफट लिखें। तो अपन एल्कीन्स बनाने के कुछ मेथड्स और है, उनको देख लेते हैं, फिर ये मेथड्स के बाद एल्कीन प्रिपरेशन के मेथड्स फिनिश हो जाएंगे। तो पहला है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ डाईहैलाइड्स। अब डाईहैलाइड्स जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं जिनका डीहेलोजिनेशन हो सकता है। एक हो सकते हैं जेम डाईहैलाइड्स और दूसरे हो सकते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। जेम डाईहैलाइड्स देख लीजिए क्या होता है, जैसे अपने पास में है CH3 CH2 CH Cl ये ले लिया अपन ने। तो यहाँ पर अपन Zn ले लें, जिंक अपन ले लेते हैं, और साथ में आप ले लिए एल्कोहल, और इसको गर्म किए, यानी एल्कोहलिक जिंक आपने लिया। तो यहाँ क्या होगा कि Zn जो है इन दोनों Cl को लेके निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि विसिनल डाईहैलाइड्स होंगे तो ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ Cl है, यहाँ CH2Cl है, अपन ने Zn लिया, ROH लिया और गर्म किया। तो यहाँ से जिंक इन दोनों हैलोजन्स को लेके निकल जाएगा। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी क्या बन गया एल्कीन, और यहाँ भी क्या बन गया एल्कीन। अब इनके अलावा मेथड हो सकता है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। ये होता है एक्चुअल में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस।
क्या बोलते हैं इसको, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या होगा, इसमें देख लीजिए, जैसे अपने पास में है CH2COOK, CH2COOK, यहाँ अपन ने क्या लिया, HOH HOH, क्लियर है। तो यहाँ पर बन जाएगा, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो एक तो एल्कीन बन जाएगा, प्लस 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, प्लस ट्वाइस KOH बन जाएगा। इस तरह से इसमें क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। ग्रिग्नियर रिएजेंट से आप कैसे बना सकते हो, जैसे अपने पास में है CH3MgX प्लस आपने लिया CH2X CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ से क्या होगा, इसमें आपको डालना है ग्रिग्नियर रिएजेंट, जैसे आपने डाला यहाँ बन जाएगा, एक CH3 जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस MgX2, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ जो अपन को ये अपन ने एलाइलिक हैलाइड लिया था 1 2 3 कार्बन का था, अब जो एल्किन मिलेगा वो 1 2 3 4 कार्बन का मिलेगा। फटाफट इसको लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स, तो सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखनी है, कार्बन 1 से फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं हम। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट होती है कार्बन 1 से कार्बन 4 तक की जो एल्केन्स होती हैं, ये होगी कलरलेस एंड odorless गैस। C4 से C16 तक ये रहती है कलरलेस odorless लिक्विड। यदि मैं ग्रेटर देन C16 की बात करूं तो ये रहती है सॉलिड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ब्रांचिंग। इन चेन
इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यदि स्ट्रेट चेन है तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा लगेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, लेकिन यदि ब्रांच ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मोर स्ट्रेट चेन मोर स्ट्रेट चेन तो मोर वंडरवाल फोर्सेस, जिससे क्या होगा? मोर सरफेस एरिया क्या रहेगा? कांटेक्ट में रहेगा। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद यदि हम बात करें सॉलिबिलिटी की, पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का आपको ध्यान रखना है मोर नंबर ऑफ R groups at double bond increase stability। क्यों? क्योंकि R ग्रुप इंक्रीज होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस इंक्रीज होंगे, जो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एल्किन्स में ट्रांस एल्किन्स जो होती है वो मोर स्टेबल होती है सिस एल्किन से। ट्रांस सिस से क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखे तो ऐसे लिख सकते हो R2 C डबल बॉन्ड CR2 is greater than R2C CHR। अब यदि यहाँ दोनों जगह R करेंगे तो अब चलेगा सिस और ट्रांस, तो ट्रांस RCH CHR is greater than cis RCH CHR। अब यहां पर हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं तो R2C CHR हो जाएगा, और अब हम कर सकते हैं RCH CH2 और फिर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इनकी स्टेबिलिटी को देख सकते हो। सॉलिबिलिटी की यदि अपन बात करें तो सॉलिबिलिटी का आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, वाटर में पार्शियल सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं। पार्शियल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल in H2 but soluble in organic solvent। soluble in organic solvents। ठीक है, फटाफट आप इसको लिखें, फिर अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब अपन एल्कीन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने वैसे पढ़ रखी प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन हम लेंगे, जैसे अपने पास में है CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, अपन ने यहाँ H2 लिया और ये ले लिया निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। हम यहाँ D2 भी ले सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आप ले D2, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम में से कोई भी आप ले लोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ये H मिल गया। अब आपको इसमें काम की बात क्या ध्यान में रखनी है, ये जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी हाइड्रोजनेशन is an exothermic reaction due to one pi bond breaking and two sigma bonds formation। इसमें क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन की। जैसे अपने पास में ये एल्कीन है, यहाँ अपन ने X2 का एडिशन करवाया FeCl3 के प्रेजेंस में, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ X और यहाँ X आ जाएगा। तो यहाँ देखिए CH3 CHX CH3 CH2X, ठीक है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो है या रिएक्टिविटी जो है वो ओनली इस केस में आपको ध्यान रखनी है हैलोजेंस के एडिशन में कि F2 की ज़्यादा होती है Cl2 से, Cl2 की ज़्यादा होती है Br2 से और उसकी ज़्यादा होती है I2 से। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना। फटाफट इसको लिखें, पर फिर अपन एडिशन ऑफ हैलोजन और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस के एक स्पेसिफिक केस की, जिसको आप अच्छे से समझना है। इसमें ज़्यादातर मैकेनिज्म आ जाती है रिएक्शन की और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपने एडिशन करवाया H2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बनेगा CH3 CHX CHX, यानी यहाँ होता है एंटी एडिशन। अब ये एंटी एडिशन क्यों होता है, इसको अपन मैकेनिज्म से समझेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म होता है। देखिए इसकी बात करेंगे मैकेनिज्म की। यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड है, तो ये हल्का सा इधर होगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ ये बॉन्ड जो है जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर X जो है ये यहाँ चले जाएगा, तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। ये जो पॉजिटिव है वो इसके साथ और इसके साथ मिलके एक साइक्लिक रिंग बना लेगा। ये पॉजिटिव है, ये CH2 और यहाँ X जुड़ गया। अब दोनों तरफ से बॉन्ड होने की वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। और यहाँ अपने पास क्या है, यहाँ से एक X नेगेटिव निकला था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो यहाँ आ गया और X नेगेटिव जो है वो यहाँ रह गया। अब ये देखो ये प्लस का इफेक्ट शो कर रहा है,
तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन अब इसको यहाँ आना है, तो ये यहाँ आएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो ये ब्रेक होके यहाँ चले जाएगा। तो इस तरह से बनेगा ये x यहाँ गया तो यहाँ एडिशन हो गया, और एक x यहाँ गया तो यहाँ एडिशन हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्या हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। ठीक है, फटाफट आप इसको लिखें, फिर इसमें हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब इसमें यदि आप ले रहे हो यहाँ आपने लिया X2, लेकिन CCl4 की जगह आपने H2 ले लिया, तो यहाँ पहले एक रिएक्शन होगी, ये X HOH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से -HX हो जाएगा और HOX बन जाएगा। ठीक है, और इसमें ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। सॉरी, हाँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर इसमें यदि ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो इस पर तो क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। उस केस में ये OH तो कहाँ चले जाएगा, इस पे, और X किस पे चले जाएगा, इस पे चले जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा CH3 CHOH CH2 X। तो इसे हम बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। अब सेम केस यहाँ पर एक और बनता है, इफ NOCl is present, NOCl को हम बोलते हैं पिल्लन रिएजेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो कैसे बनेगी रिएक्शन देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं यहाँ पर दो चीज़ें लेके आपको बता रहा हूँ, एक अपन ले सकते हैं NOCl और एक ले सकते हैं HOCl। HOCl होगा तो एडिशन ऐसे होगा, NOCl होगा तो एडिशन अपोजिट होगा। देखिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ CH3 CHX CH2 NO यहाँ जाएगा। लेकिन इसके केस में CH3 CHOH CH2X। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी। फटाफट इसको लिखें फिर अपन आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं वो कैसे ऐड होते हैं और किस तरह से एल्कीन्स में प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई एल्कीन आएगा, इसमें जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन पर जाता है जिस पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव जो है यानी हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन पर जिस पर क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। यह आपके एल्कीन साइड, इसको कंसिडर करना है, इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना। तो ये बॉन्ड जो है ये यहाँ चले जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ आपको एक भी ध्यान रखना है कि यदि रीअरेंजमेंट होता है तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना है कार्बोकेटाइन में। तो रीअरेंज इफ पॉसिबल, और नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे, RCH X
CH3। क्लियर? रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसे आएगा? रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होगी, HBr की उससे कम, HCl की उससे कम, HF की सबसे कम। क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो HF की सबसे कम होती है, फिर HCl की, फिर उसके बाद में HBr और उसके बाद में HI। HF की HCl से कम होती है, HCl की HBr से, और HBr की HI से बॉन्ड लेंथ कम होती है। और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, तुरंत वहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें लगता क्या है? इसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन of alkenes, negative group will be add that carbon which has low amount of हाइड्रोजन एटम्स। ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है। ये क्यों बनाया इसको भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर मैं एक केस लेके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये कंडीशन है CH3 CH CH2। अब यहाँ पर ये अपने पास में कार्बोकैटायन बना, जैसे ऐसे देख लो, ये डबल बॉन्ड था, ये यहाँ गया तो ऐसे बनेगा। इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया। एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये बॉन्ड यहां जाए, ये बॉन्ड यहां जाएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? अब यहां पर देखिए, ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये वाला जो कार्बोकैटायन है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है? इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5। इस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और इस पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? कम है, एक ही है। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ ये जो है कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से इस पर कौन आके जुड़ेगा? नेगेटिव ग्रुप आके जुड़ेगा। ये एग्जैक्ट मार्कोनिकॉफ रूल है। फटाफट आप इसको लिखें। अब अपन बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ खरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान में रखनी कि ये जो लगेगा ये सिर्फ Br के केस में लगेगा, यानी HBr। एप्लीकेबल किसके लिए एप्लीकेबल है? HBr के लिए। Cl एंड आयोडीन डोंट फॉलो दिस, क्योंकि कार्बन जैसे यहाँ पर ये CH3Cl है और एक अपने पास में CH3I, सॉरी जैसे एक तो अपने पास में है CH3Cl और एक है CH3I। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है
इन दोनों की प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो बॉन्ड होगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेक नहीं होता है, और ये बॉन्ड इतना ज़्यादा वीक होता है कि तुरंत क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये तो आप ऐसे लिख सकते हो कि क्लोरीन एंड आयोडीन डोंट फॉलो दिस बिकॉज chlorine has more strong bond and iodine can form I2 due to very low reactivity, क्योंकि इसके फ्री रेडिकल्स खुद ही क्या करते हैं, रिपीटेशन करके I2 बना लेते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखें। अब एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इसको फटाफट लिख लें। इसमें होता है ड्यूरिंग addition of HBr in alkene, if peroxide is present in reaction, then negative will be bonded with more number of bonded with that carbon atom which has more amount of हाइड्रोजन एटम्स। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये दो तरह के रेडिकल बनाएगा, यहाँ भी हम HBr ले रहे हैं, यहाँ भी हम HBr ले रहे हैं, पेरोक्साइड, और यहाँ भी पेरोक्साइड। ये देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो रेडिकल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो दो तरह के रेडिकल बनेंगे, एक रेडिकल मैं यहाँ बना रहा हूँ और एक रेडिकल मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। इस रेडिकल पर अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, 5 है, 3 यहाँ 2 यहाँ। इस रेडिकल पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। जिस पर अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो मोर स्टेबल, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन कम वो लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए एडिशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी CH3 CHBr CH3, और यहाँ जो एडिशन होगा CH3 CH2 CH2Br, ये लेस स्टेबल होगा, क्लियर है। यही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। फटाफट इसको आप लोग लिखें। चलो फटाफट हम और एडिशन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वाटर अपन करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 भी हो सकता है, वहाँ एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, H3O फॉर्म भी हो सकती है। अब इनमें से कोई सा प्रेजेंट रह सकता है, बस आपको ध्यान ये रखना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा,
एच जो है उसमें से ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कहाँ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव कहाँ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से बन जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यदि आप इसको यहाँ भेज के देखते हो तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो दोनों बना के देख लेते हैं। यहाँ पर पहला केस है CH3 CH, ये मैंने पॉजिटिव बनाया, ये CH2 ये नेगेटिव बनाया। इसमें मैंने CH3 CH इसको नेगेटिव बना दिया और इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए अपना प्रोडक्ट ये वाला मेजर होगा और ये हो जाएगा क्या 3। और ये वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये H और ये OH ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान में रखें। यदि मैं बात करूं एडिशन ऑफ कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, तो H2SO4 पहले बदलेगा H प्लस HSO4 नेगेटिव में। अब ये एनाइन तो किस पे जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, और ये किस पे जाएगा, एनाइन पे। यहाँ पर आप एक चीज देख लेना, यदि रीअरेंज पॉसिबल हो रहा है, यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको करना है, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी यही केस है, जैसे अपने पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो CH3 ये यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर O SO3H और CH3, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। फटाफट आप इसको लिखिए। अब हम देखेंगे एल्केन्स का हाइड्रोक्सिलेशन। देखो हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो हम काम में लेते हैं वो लेते हैं बेयर्स रिएजेंट को। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है इस बात को समझिए। जैसे अपने पास में है, इसको हम बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी हमको टेस्ट करना अनसैचुरेशन का, तो हम इस रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे अपने पास में है KMnO4 के 2 मोल है, अपन ने यहाँ लिया KOH, यहाँ लिया KOH, इससे बन गया K2MnO4 and also K2MnO4, और यहाँ से देखिए अपने पास में क्या बच गया, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल रह गया और एक नीसेंट ऑक्सीजन रह गया। तो हम यहाँ लिखेंगे H2, और इसकी वजह से इसका कलर होता है पिंक। और इसको बोला जाता है बेयर्स रिएजेंट। ये जो फॉर्मेट है पूरा बना है, इसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्लियर है। अब ये जो बेयर्स रिएजेंट है इसकी हेल्प से हम अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं। आपको पता है इसका क्या है, पिंक कलर है। जैसे अपने पास में कोई एल्कीन है, तो आप जैसे यहाँ इसको लाओगे, ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH दूसरा OH, एक OH तो ये बन जाएगा और एक OH ये बन जाएगा, एक OH यहाँ लग जाएगा और एक OH यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 OH, ये होगा विसिल ग्लाइकोल। ठीक है, और ये जो बना यहाँ तो क्या था, पिंक कलर था, और ये है कलरलेस।
और कलरलेस होने की वजह से तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें क्या था, एल्कीन था, क्योंकि एल्कीन होगा जब तो इसका पूरे कंजप्शन होगा। क्लियर है? फटाफट इसको लिखिए आप लोग। अब हम बात करेंगे ओजोनोलाइसिस की। ओजोनोलाइसिस के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो है केमिकल्स हम काम में लेते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखिए, ओजोनोलाइसिस जो है उसमें आपके पास में दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक करेंगे रिडक्शन, एक का काम होगा रिडक्शन करने का, और एक कैटेगरी होगी जो ऑक्सीडेशन करेगी। ठीक है? रिडक्शन कब कब होगा? यदि आपके पास में है O3 CCl4 और इसके साथ में आपने ले लिया जिंक, तो रिडक्शन होगा डेफिनेटली। यदि आपने ले लिया O3 CCl4 और Zn विद H2, एक कंडीशन ये है कि आपके पास में O3 है, CCl4 है और डाइमिथाइल सल्फाइड है। यदि ये है तो रिडक्शन होगा। कब ऑक्सीडेशन होगा? O3 है, CCl4 है और आपने मिक्स किया ओनली वाटर। ठीक है? या फिर आप इसकी जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है होट KMnO4, और एसिडिफाइड KMnO4, या फिर हो सकता है होट K2Cr7 और एसिडिफाइड K2Cr7। ठीक है? ओजोनोलाइसिस होता क्या है? कुछ रिएक्शन से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमको दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ आपको दे दिया O3 CCl4 और वो दिया जिंक के साथ। इसका मतलब ओनली क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ दे दो, एक ऑप्शन यहाँ दे दो। यहाँ देखिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पर O डबल बॉन्ड CH। लेकिन कंडीशन ऐसी आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको दे दिया जाए O3 CCl4 और H2, तब आपको यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि Zn के साथ H2 है तो रिडक्शन होना है, लेकिन ओनली H2 है तो ऑक्सीडेशन होना है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो ओजोनोलाइसिस तक की प्रोसेस पूरी करनी है। ये ऑप्शन यहाँ जाएगा, इसको ऑप्शन दो, इसको ऑप्शन दो और आगे बढ़ो। ये है CH3, यहाँ पर H डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OCH। अब इसकी वजह से ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन दो, यहाँ पर दो ऑप्शन दो। कैसे दोगे, क्यों दोगे, ध्यान दो। यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जितने हाइड्रोजन है उतने ही उन हाइड्रोजन के बीच में इस ऑप्शन को लगा दो। एक ऑप्शन यहाँ चले जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ चले जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एसिटिक एसिड बन गया।
यहाँ चेक करके देखते हैं, ओ डबल बॉन्ड सी ओ एच ओ एच, हमको पता है स्टेबल नहीं होगा, यहाँ से क्या निकालो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और एक CO2। क्लियर है? इस तरह से ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस आपको करनी होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं अभी लिखूंगा, फटाफट आप इसको लिखो। तो ओजोनोलाइसिस जो है उसका एक और इम्पोर्टेंट यूज है, उसको समझ लीजिए क्या है कि ओजोनोलाइसिस is used for detection of number of double bonds in given alkene। कैसे पता लगाएंगे, देख लीजिए, यहाँ पर है अपने पास में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। अब अपन ने यहाँ पर लिया O3 CCl4Zn, मतलब रिडक्शन होना है। तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन दो, यहाँ पर दोगे, एक ऑप्शन यहाँ दोगे, एक यहाँ दोगे और प्रोडक्ट बना दीजिए। इसका क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड CH, इसका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH CH डबल बॉन्ड O प्लस इसका क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना आपको, प्रोडक्ट कितने बने, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कितने 2, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर 1 number lesser than number of formed products। ठीक है, ये क्या बनता है, इसका नाम ध्यान रखना आप, ग्लाइकोसेल। ठीक है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसमें एक रिएक्शन और ओजोनोड को बता देता हूँ, देख लीजिए कैसी होती है, जो मेन इसमें काम आने वाली रिएक्शन में अक्सर काम आ जाती है। जैसे अपने पास में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ अपन ने O3 मिलाया प्लस CCl4, यहाँ क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप के साथ जा रहा है, ये ऑक्सीजन इस ग्रुप के साथ जा रहा है, इनको भेज दो। यहां पर बन गया CH3 डबल बॉन्ड O, और ये बन गया SCHO, और यहाँ क्या ले लेंगे हम, Zn। क्लियर है, ताकि रिएक्शन जो है यहीं पर रिड्यूस हो जाए, अदरवाइज तो ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइट। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, एल्केन की कुछ रिएक्शंस और बची है, उनको हम पढ़ लेते हैं ताकि अपन आगे इसको
स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रिप्लेसमेंट बाय Cl2। यदि आपको Cl2 से अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन का रिप्लेस करना है तो आपको हायर टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अपने पास में है ये एल्कीन, यहाँ ये H, यहाँ पर हमने लिया Cl2। टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि आपने कम टेम्परेचर लिया तो इस डबल बॉन्ड पर Cl का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिप्लेस होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा कार्बन वाला, अल्फा कार्बन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2Cl माइनस HCl हो गया, एक H यहाँ से, Cl यहाँ से, CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया एलाइलिक क्लोराइड या एलाइल क्लोराइड। ठीक है, अब अपन बात करें रिप्लेसमेंट बाय Br2। तो यदि Br2 से रिप्लेसमेंट करना है तो आपको लेना पड़ेगा NBS, जैसे हम बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, और इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से। ये होता है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। तो ये कैसे होगी रिएक्शन देख लीजिए, सेम इसकी तरह ओनली ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ पर CH2H, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपने लिया Br2 और यहाँ रख दिया आपने NBS। तो NBS से जब रिएक्शन करोगे तो ये यहाँ से H निकल जाएगा, तो CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम करते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए क्या करोगे, सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे अपने पास में n मॉलिक्यूल्स ऑफ एथीन, इन L मॉलिक्यूल्स का अपन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बन जाएगा n यूनिट्स ऑफ पॉलीथीन। तो ये इथीन है और ये बन गया पॉलीथीन। ठीक है, आइसोमराइजेशन में क्या होता है, सिंपल सा स्टेप है, ज़्यादा इसमें है नहीं। आइसोमर बन जाता है इसका CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, तो पेंट 1 इन। यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इधर, अब बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है। पेंट 2 इन। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने एल्कीन्स की जो रिएक्शन है वो फिनिश हुई। अब अपन एल्काइन स्टार्ट करेंगे, फटाफट आप इसको लिखें।